हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई नो ये वाला चैप्टर आने में मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे इसी वन शॉर्ट सिंगल एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे ओवरऑल चैप्टर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं कि हमें ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं इसी चैप्टर में और इसी वन शॉट एक्सप्लेनेशन सिंगल पार्ट में। तो आप सब देख सकते हैं ओवरऑल टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं एंड यही टॉपिक्स हमारे इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले तो हम कंटेक्स्ट ऑफ 1990s की पॉलिटिक्स को समझेंगे, 1990s का पूरा पॉलिटिकल context, right? So he led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha election held immediately thereafter in 1984, right? देखो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने लास्ट मैसिव विक्ट्री अचीव कौन से ईयर में की थी? 1984 में, राइट। प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही दम पर, राइट। 1984 के लोकसभा इलेक्शन में as the decade of the 80s came to a close, the country witnessed five developments that were to make a long lasting impact on our politics, right? और पूरे 80s के पीरियड में 90s के पीरियड में इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस देखे गए थे, राइट। काफी बदलाव देखा गया था भारत की राजनीति में 80s के डिकेड में, 90s के डिकेड में, राइट। इनफैक्ट 89 के लोकसभा इलेक्शन से तो बहुत सारे मतलब ऐसे इश्यूज से जो अराइज होने स्टार्ट हो गए थे, बहुत से पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी गई थी, राइट। बट 5 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हम समझेंगे, 5 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। यही मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपने आप में एक लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस था अवर पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति का, राइट। और डिगेड हमारा पूरा 1980s का एंड 1990s का था, राइट। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या क्या कौन कौन से मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखे गए। सबसे पहले फर्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझते हैं। द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट मेजर क्रूशियल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दैट इज एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम को आप सबने एज अ की टर्म ले लेना है, राइट। तो 1989 के लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट पॉलिटिकल क्रूशियल डेवलपमेंट देखा गया जिसमें कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया, राइट। द पार्टी दैट हैड won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984 elections was reduced to only 197 in this election. वाओ, इतना बड़ा चेंजेस। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी 1984 में, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, 1984 में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर 415 सीट जीतती है, राइट। यही कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी 197 पर आ जाती है 89 के इलेक्शन में। इतना बड़ा रिडक्शन, इतना बड़ा बदलाव, इसलिए इस पूरे पीरियड को मतलब फर्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट को क्रूशियल डेवलपमेंट बोला जाता है, राइट। जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारती है, लेकिन हार के भी हारती नहीं है गाइस। यही पॉइंट आप सबको समझना है, कांग्रेस हार के भी हारती नहीं है। सर ये कौन सी बात कर रहे हो, राइट। सुनो पहले ध्यान से। But the elections of 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system. ये भी आपने समझना है, 89 का जो इलेक्शन था ना, ये जो पीरियड था, ये जो ईयर था, किस ईयर को मार्क करता है? इस ईयर को मार्क करता है कि क्या कांग्रेस सिस्टम एंड हो गया है अब? भाई बिल्कुल एंड हो गया था, राइट। कांग्रेस सिस्टम बिल्कुल एंड हो गया था। फर्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट यही है, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। और इसके बाद ये भी चैलेंज था कि अब कैसे चलेगी हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स, क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी नहीं थी जिसने अपने ही दम पर मेजॉरिटी सिक्योर कर ली हो। इसलिए मैंने बोला कांग्रेस हार के भी हारी नहीं थी, राइट। अब आपने समझना है थोड़ा ध्यान से। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्टी एंड रूल्ड द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी
इवन इन दिस पीरियड सिंस 89, राइट। अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि 1989 में कांग्रेस हार तो गई थी, लेकिन हार के भी हारी नहीं थी। और ये बात भी श्योर थी कि भाई देखो, कोई और पार्टी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के टक्कर पे या फिर इसके बराबरी पे चैलेंज नहीं कर सकती, जो कि सरकार चला जाए, सत्ता में आ जाए। तो क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अरे भाई क्या होगा, जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो गठबंधन की सरकार स्टार्ट होती है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि 89 से एरा ऑफ कोलिजन भी स्टार्ट हो गया था, राइट। सो बट इट्स लॉस अ काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम, राइट। सेंट्रलिटी, सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस को बहुत भारी लॉस हुआ था, राइट। जो कांग्रेस सिस्टम स्टार्टिंग से चलता आ रहा था ना, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इसलिए फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को क्रूशियल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसको हम मतलब एक की टर्म में समझ लेंगे, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये आपने की टर्म्स याद रखनी है, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट इज एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, राइट। अब हम सेकंड डेवलपमेंट समझेंगे। सेकंड डेवलपमेंट वाज द राइज ऑफ मंडल इशू। भाई सेकंड की टर्म क्या है, राइज ऑफ मंडल इशू। सर क्या है ये मंडल इशू, राइट। नेशनल पॉलिटिक्स में सेकंड डेवलपमेंट लाइक rise of Mandal issue. This followed the decision by the new National Front government in 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for the other backward classes. This is point to be noted. देखो 1989 में कांग्रेस हार गई, कांग्रेस के हारने के बाद एरा ऑफ कोलिजन स्टार्ट हो गया, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, कोलिजन फॉर्म में गठबंधन की सरकार आ गई, और 1990 में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन देनी स्टार्ट कर दी, राइट। उनके मतलब बिहाफ पर डिमांड राइज करनी स्टार्ट कर दी, तो वो एक इशू बन गया जिसे मंडल इशू कहा जाता है, राइट। उसमें कुछ भी नहीं था, बस ये था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल सिस्टम में, इन सारी चीजों में, राइट। दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसी चीज से एंटी मंडल प्रोटेस्ट भी देखा जाने लगा कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। दिस डिस्प्यूट बिटवीन दी सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट ऑफ ओबीसी, मतलब ये जो डिस्प्यूट था वो सपोर्टर्स ओपोनेंट्स के बीच में था, राइट। ओबीसी रिजर्वेशन वाज नोन एज द मंडल इशू, इसे ही हम मंडल इशू के नाम से जानते हैं, एंड वाज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 89। हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स में, आई मीन इंडियन पॉलिटिक्स में 1989 से मंडल इशू ने इंडियन पॉलिटिक्स को एक शेप देने का काम किया था, शेप प्रोवाइड करने का काम किया था। और ये मंडल इशू मतलब कोई ऐसा इशू नहीं था कि नॉर्मल सा इशू रहा हो, राइट। इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेके मुद्दे उछाले जा रहे थे, राइट। और 89 से इंडियन पॉलिटिक्स में ये भी बदलाव देखा गया, इसीलिए हम इसे सेकंड मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो क्या क्लियर है, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सेकंड मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। टू की टर्म्स ऐसे याद करनी है आपने, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम फर्स्ट, राइज ऑफ मंडल इशू सेकंड, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर चलते हैं। थर्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट that is economic policies followed by the various governments took a radically different turn। देखिए जो थर्ड मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट था वो एक इकोनॉमिक कंटेक्स्ट पर था, जिसमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया था, राइट। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में आप न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखा गया इंडिया में, राइट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से आप याद रखिएगा, मतलब इसको थर्ड मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर्ड एडजस्टमेंट प्रोग्राम और दी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इस नाम से आप याद रखेंगे ना तो ज्यादा मतलब आसानी रहेगी आपको समझने में कि थर्ड मेजर क्रूशियल डेवलपमेंट क्या था, दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कुछ मतलब ग्रुप्स ने, कुछ गवर्नमेंट ने फॉलो भी किया इस पॉलिसीज को, और कुछ लोगों ने विरोध भी किया। ये तो दिखती बात है कि अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसके अगेंस्ट में भी लोग होंगे और उसके फेवर में भी लोग होंगे, राइट। और इस पूरी पॉलिसी को स्टार्ट करने वाले मिस्टर राजीव गांधी जी थे, मतलब जो इस टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर थे।
These changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence, right? अब देखो राजीव गांधी जी ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कराया, इससे काफी ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस आए आजादी के टाइम से लेकर के अभी तक 91 ईयर तक, राइट? दीज पॉलिसीज, अब ध्यान से समझना, दीज पॉलिसीज हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट। इन पॉलिसीज का अलग अलग मूवमेंट की फॉर्म में क्रिटिसिज्म भी देखा गया, राइट? आलोचनाएं भी देखी गई, कई ऑर्गेनाइजेशन इसके विरोध में आए, कई लोग फेवर में थे, कई लोग अगेंस्ट में थे, बट द वेरियस गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस। जैसा कि अभी मैंने बोला कि कई गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज का, आई मीन इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेवर किया, फॉलो भी किया कई गवर्नमेंट ने, राइट? तो थर्ड मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसे भी आपने एज अ की टर्म रिमेंबर रखना है, राइट? अब हम फोर्थ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर आते हैं, द सेंचुरीज ओल्ड लीगल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ओवर द राम जन्मभूमि temple in Ayodhya started influencing the politics of India, which gave birth to various political changes. थर्ड जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा गया दैट इज अयोध्या राम जन्मभूमि टेम्पल को लेके देखा गया, राइट? इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज माना जाता था, अब नहीं है। मैं इस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अब तो श्री राम जी का टेम्पल अयोध्या में बन चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स दर्शन करने चले भी गए होंगे, आ भी गए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एंजॉय भी किया होगा। लेकिन अब नहीं है ये डिस्प्यूट, बेशक हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं अयोध्या डिस्प्यूट्स, बट अब नहीं है, राइट? द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट बिकमिंग द सेंट्रल इशू। इस टाइम पर राम जन्मभूमि का टेम्पल, राइट, अयोध्या के अंदर इस टेम्पल सेंट्रल इशू बनता जा रहा था, राइट? 91 के बाद, और इससे पहले ही, ऐसा नहीं है कि 91 के बाद ही ये एक सेंट्रल इशू बना था, राइट? अयोध्या मंदिर को लेके तो आप सब पहले से ही जानते हो, इश्यूज बहुत सालों तक रहा था, राइट? ट्रांसफॉर्म्ड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्कोर्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। काफी ज्यादा मतलब डिस्कस डिबेट्स देखी गई कि भाई देखो हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है, अरे भाई चलो ठीक है सेक्युलर कंट्री है, लेकिन श्री राम जी का बर्थ प्लेस अयोध्या में था, राइट? तो हम उस पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, राइट? हम रिलीजियन बेसिस पर पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन उठेगा, राइट? वही कम्युनल पॉलिटिक्स वाली वही वही बात आ जाएगी कि देखो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, ये वो, राइट? बट यहाँ सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी का तो देखो मतलब ही नहीं रहना चाहिए था, राइट? ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था, हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना आप सबको पता होना चाहिए कि जो फोर्थ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट था दैट इज अयोध्या डिस्प्यूट्स, राइट? These changes culminated in the construction of the Ram temple at Ayodhya following the decision of the constitutional bench of the Supreme Court, which was announced on November 9, 2019. Right? Exactly ये केस कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, कौन से डेट को सॉल्व हुआ? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जजमेंट कब दी? 1 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं, इसलिए आपने ये चीज नोट कर लेनी है ये जो अयोध्या डिस्प्यूट था फाइनली कब रिजॉल्व हुआ? 9 नवंबर 2019 को, राइट? आई होप आपको समझ आ गया हो फोर्थ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब हम लास्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझेंगे, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी जी के डेथ के बाद मई 91 में राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है, लेड टू अ चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लास्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट की टर्म कैसे लोगे आप? चेंजेस लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इसे आपने नोट कर लेना है। इसी के बाद भाई आपने एक चीज ध्यान रखनी है, राजीव गांधी जी की यहाँ पर डेथ हो जाती है। सर कैसे होती है? ही वॉज असैसिनेटेड बाय द श्रीलंकन तमिल लिंक्ड टू द LTTE। अब LTTE को आपने रिकॉल करना है, बहुत बड़ा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? व्हेन ही वाज एन ऑन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु, जब राजीव गांधी जी तमिलनाडु में जाते हैं कैंपेनशिप करने कंट्री के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, राइट? तब उनकी डेथ हो जाती है। कहा यही जाता है कि LTTE ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मरवाया गया, ये वो काफी ज्यादा इस पर मतलब बोला जाता है। कई लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से राजीव गांधी जी की डेथ होती है,
राइट। बट हमें याद रखना है भाई, देखो आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि राजीव गांधी जी की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चेंज होती है, राइट। लास्ट क्रूशियल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 के इलेक्शन में कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब क्या होता है कि 91 के अंदर जब राजीव गांधी जी की डेथ होती है उसके बाद दिखती बात है कि इलेक्शन होंगे। अब जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बाउंस बैक कर जाती है, राइट। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होती है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें फॉलोइंग राजीव गांधी डेथ द पार्टी चोज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? 91 में डेथ हो जाने के बाद पार्टी नरसिम्हा राव को एज द प्राइम मिनिस्टर चूज करती है, राइट। तो आप सबने ये याद कर लेना है, टोटल 5 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप सबको पता होना चाहिए। अब मैं आप सबको रिमाइंड करा देता हूं एज अ की टर्म। फर्स्ट, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। सेकंड, मंडल इशू। थर्ड, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फोर्थ, अयोध्या डिस्प्यूट्स। फिफ्थ, चेंजेस लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, राइट। तो अब हम आगे चलेंगे चैप्टर की। तो अब हम एरा ऑफ कोलिजन समझेंगे, कोलिजन का ओवरऑल एरा, राइट। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोलिजन का एरा 1989 से स्टार्ट हुआ था इंडियन पॉलिटिक्स में, राइट। इलेक्शन in 1989 led to the defeat of Congress system but did not result in a majority for any other party. This is point to be noted. कांग्रेस सिस्टम यानी कांग्रेस पार्टी 89 के इलेक्शन में हार जरूर गई थी, लेकिन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा कोई और अदर पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाई थी, राइट। कि ये बोल सकें कि चलो कांग्रेस हार गई तो यार बीजेपी जीत गई, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए कहते हैं कांग्रेस हार के भी हारी रही थी, राइट। तो सर इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा? अरे भाई गठबंधन की सरकार बनेगी। The National Front Alliance बना, which itself was an alliance of जनता दल and some other regional parties. जनता दल और कुछ अदर रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर नेशनल फ्रंट बना था और इसको सपोर्ट भी मिला था, मतलब सपोर्ट भी मिला फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप से। बीजेपी ने भी इसको सपोर्ट करा और लेफ्ट फ्रंट ने भी इसको सपोर्ट करा, और जनता दल और अदर रीजनल पार्टीज के साथ तो ये अलायंस बना ही था, राइट। On this basis, National Front formed a coalition government, right? इसी बेसिस पे नेशनल फ्रंट ने कोलिजन की सरकार बना ली। नेशनल फ्रंट एक अलायंस था, जैसे आज के टाइम का एनडीए अलायंस है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऐसा ही एक अलायंस था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बट द बीजेपी लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन दिस गवर्नमेंट। बीजेपी ने और लेफ्ट फ्रंट ने इनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया था, राइट। सपोर्ट जरूर किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, सिंपल। तो एरा ऑफ कोलिजन का छोटा सा पार्ट था, आप सबको पता होना चाहिए। अब हम डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस समझेंगे, राइट। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम, राइट। जो कांग्रेस पार्टी हारी थी ना, जब ये जिस ईयर में हारी थी 1989 में, तो वो पूरे ईयर को मतलब हम ये कहते हैं इंडिया के पार्टी सिस्टम में जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी वो एंड हो गई थी, राइट। ला राइट। द लेट 60s, मतलब लेट 60s में 67 के फोर्थ इलेक्शन में द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज चैलेंज। उस टाइम पर फोर्थ जनरल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज फेस किया था, काफी सारे चैलेंज आए थे उसके फ्रंट पर, बट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी मैनेज टू रीस्टैब्लिश इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन पॉलिटिक्स। कोई बात नहीं, 67 में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट पर चैलेंज जरूर आए थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल, बहुत सी चीजें आई थी। रिकॉल कर लो, आप सबने पढ़ रखा है, हम सबने रिकॉल कर लो, मैंने ही आप रिकॉल कर लो, हमने जब वो चैप्टर क्लियर किया था पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, वो वाला चैप्टर, उसमें हमने फोर्थ जनरल इलेक्शन समझा था, राइट। अब इसके बाद लेकिन इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप के अंडर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन को, अपनी पार्टी की पोजीशन को रीस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गई थी 1971 के इलेक्शन में, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress। फिर 90s में दोबारा चैलेंज फेस करना पड़ा कांग्रेस को, राइट। इट डिड नॉट हाउएवर मीन द इमरजेंस ऑफ एनी
अदर सिंगल पार्टी टू फिल इट्स इन प्लेट्स, लेकिन कोई और पार्टी इनकी जगह पर जगह नहीं ले पाई थी। कांग्रेस हार जरूर गई थी 89 के इलेक्शन में, लेकिन कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी इनकी जगह नहीं ले पाई थी कि हम बोलें कि बीजेपी आ गई ये वो। एरा ऑफ कोलिजन स्टार्ट हुआ था, पूरा कोलिजन का एरा, जिसमें नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड हुआ था एज अ कोलिजन गवर्नमेंट, राइट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। Thus began an era of multi-party system. This also meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014. Right? हुआ ये कि 1989 से 2014 तक कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाई। इसीलिए हम इस एरा को एरा ऑफ कोलिजन कहते हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। This development initiated an era of coalition governments at the center, in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliance. But in 2014 and 19 Lok Sabha election, the BJP got clear majority on its own. एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि 89 से 2014 तक कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाई थी। अलायंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट। लेकिन 2014 के इलेक्शन में और 19 के इलेक्शन में बीजेपी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने ही दम पर मेजोरिटी सिक्योर कर ली थी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट टाइम 14 में, और आज तक करंट प्राइम मिनिस्टर भी यही है। जय श्री राम बोलेंगे और अच्छे से समझेंगे, राइट। आप सबको पता होना चाहिए भाई, ये पूरा एरा पता होना चाहिए गाइस, राइट। और एरा ऑफ कोलिजन भी पता होना चाहिए, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस भी पता होना चाहिए 89 के इलेक्शन में। अब कांग्रेस का सिस्टम पता होना चाहिए डोमिनेंस वाला। सबसे पहले एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, फर्स्ट 3 इलेक्शन में, फोर्थ इलेक्शन में चैलेंजेस आई, फिफ्थ इलेक्शन में फिर दोबारा से रीस्टैब्लिश कर लिया कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को। सिक्स इलेक्शन में भी चलो ठीक था, थोड़ा इमरजेंसी लगी, उसके बाद जनता पार्टी आई। 3 साल में ही लेस देन 18 मंथ, 3 साल भी नहीं थी जनता पार्टी तो, मतलब 77 से काउंट करेंगे, 80 से पहले ही ऑलमोस्ट जितने ईयर से आप काउंट करना, जनता पार्टी भी फॉलो गए। उसके बाद 80 में दोबारा से कांग्रेस आ गई, 84 में दोबारा कांग्रेस आ गई, अब 89 में आ गई, राइट। तो कुछ ईयर आपको वैसे भी याद रखने पड़ेंगे, राइट। अब हम अलायंस पॉलिटिक्स को समझेंगे। अलायंस पॉलिटिक्स कौन सी पॉलिटिक्स होती है? The 90s also saw the emergence. The 90s also saw the emergence of powerful parties and movement that represented the Dalit, backward casted, other backward classes और OBC। कुछ भी कह सकते हो आप कि मतलब जो 90s का पूरा पीरियड था ना, पूरा 90s का पीरियड, इस पीरियड में दलित के थ्रू या फिर पावरफुल पार्टीज का इमर्ज हो जाना, कई मूवमेंट का इमर्ज हो जाना, ये भी सारी चीजें देखी जा रही थी, राइट। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के थ्रू भी, राइट। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 89, फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज। एक लाइन आप सबको पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड फ्रंट बिल्कुल सिमिलर थी नेशनल फ्रंट के 89 के टाइम पे। अब इन दोनों फ्रंट पे आप देख सकते हो कि जनता दल, सेवरल रीजनल पार्टी इनको सपोर्ट करती थी, राइट। दिस टाइम बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, लेकिन बीजेपी ने क्या करा, सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि इनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया था, राइट। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। बाद में यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस सपोर्ट करने लगी थी, राइट। बाद में यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस सपोर्ट करने लगी थी 96 से। यही यूनाइटेड फ्रंट बाद में यूपीए बन जाता है, यही नेशनल फ्रंट बाद में एनडीए बन जाता है। यही आप सबको समझना है अच्छे से, राइट। लाइन को अच्छे से समझ लेना गाइस। नेशनल फ्रंट को सपोर्ट जरूर किया था लेफ्ट फ्रंट ने और बीजेपी ने, लेकिन इस अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था। यह आप सबको याद करना पड़ेगा, राइट। अब क्या होता है 89 के इलेक्शन में, थोड़ा रिकॉल करते हैं, ध्यान देना सभी। बोथ द लेफ्ट एंड बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर, क्योंकि ये चाहते थे कांग्रेस पावर से बाहर रहे। ये रीजन था बीजेपी का और मतलब लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट करने के पीछे, यही रीजन था कि कांग्रेस पावर से आउट रहे। अब क्या होता है 96 में, लेफ्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। लेफ्ट फ्रंट ने तो कंटिन्यू सपोर्ट रखा था
नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, लेकिन दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट एज बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट ऑफ पावर। इसलिए कोलिजन की गारंटी नहीं होती है किसी अलायंस की, कब कौन सा लीडर कहां पर है, कब उल्टा पलट जाए, कब बाजी खेल जाए, कुछ भी। राइट, आप इस लाइन को पढ़ने के बाद सिर्फ एक चीज समझो सारे, क्या लिखा है, जो लेफ्ट फ्रंट बीजेपी के साथ नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करती थी कांग्रेस को आउट रखने के लिए, वही लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के साथ बीजेपी को आउट करने के लिए सपोर्ट करने लगी 96 के इलेक्शन में। राइट, तो यही तो चीज आपने समझनी है कि कोलिजन की गारंटी नहीं होती, सिंपल। राइट, यही आप सबको समझना है। राइट, आई होप आपको समझ आ गया हो कि भाई जो मतलब बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, वो अब क्या होता है कि भाई जो लेफ्ट फ्रंट है वो कांग्रेस के साथ मिलकर 96 में अब बीजेपी को आउट रखने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी पॉसिबल है राजनीति में। तो इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन दी 1996 इलेक्शन, 96 में लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी इमर्ज होती है एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट फ्रॉम 98 टू जून 1999। एक साल के लिए कोलिजन फॉर्म्ड होती है इन्हीं की एंड वाज री इलेक्शन इन अक्टूबर 1999। फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं अक्टूबर 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं ड्यूरिंग दी बोथ दिस एनडीए गवर्नमेंट। अब यही नेशनल फ्रंट बाद में एनडीए बन जाता है एंड हिज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1999 कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म। फिर यही एनडीए अलायंस पूरा टर्म कंप्लीट करता है एज अलायंस, एज अ एनडीए अलायंस। राइट, इसलिए देखो एरा ऑफ कोलिजन 89 से स्टार्ट जरूर हो गया था, लेकिन जब अक्टूबर 1999 में बीजेपी, इससे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने ही मिलकर एनडीए फॉर्म कर लिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि बहुत बेस्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं, राइट, हाथ जोड़ के उनको नमन है। वो मतलब एक सिंगल ऐसे लीडर थे जिनका जितनी बार तारीफ की जाएगी ना कम है। राइट, सिंगल मतलब ऐसे थे जिन्होंने पूरा टर्म कंप्लीट कर लिया था। अब क्या होता है, दिस अप्लाई टू द नेशनल फ्रंट इन 1989। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा अलायंस कब कब आया था। यूनाइटेड फ्रंट इन 96 एंड 97। बीजेपी ने फिर कोलिजन फॉर्म कर लिया 98 में, एनडीए 99, यूपीए आ गया 2004 2009। राइट, अब ये यूपीए कांग्रेस का, ये एनडीए बीजेपी का, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। राइट, तो इस पूरे पॉइंट्स को आपने समझना है। दिस वाज दी अलायंस पॉलिटिक्स, ये थी अलायंस पॉलिटिक्स 89 से। हालांकि आज भी अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है, एनडीए की सरकार है, लेकिन 14 में 19 में जो स्पेशल मेजोरिटी बीजेपी के पास थी ना, वो बस अभी 24 में नहीं आई है। लेकिन आपको पूरी राजनीति का स्ट्रक्चर ऐसे पता होना चाहिए। आई होप समझ आ गया हो। अब हम आगे चलेंगे। पॉलिटिकल राइज ये ऑफ होगा, राइज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, पॉलिटिकल राइज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, राइज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी क्लासेस की मतलब राइज, कौन कौन से मुद्दे बढ़ रहे थे, क्या क्या चीजें देखी जा रही थी। राइट, अब देखो समझना, दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी ओबीसी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है ओबीसी। दीज आर कम्युनिटीज अदर देन एससी एसटी, ये भी एक कम्युनिटी है एससी एसटी के अलावा, वो सफर फ्रॉम एजुकेशनल सोशल बैकवर्डनेस, जो सफर कर रही है समाज के अंदर बैकवर्डनेस एजुकेशनल फॉर्म में। राइट, दीज आर आल्सो रेफर टू एज बैकवर्ड कास्टेस। राइट, ओबीसी को हम बैकवर्ड कास्टेस के नाम से भी जानते हैं। राइट, ये भी एक कम्युनिटी है, इनका भी मतलब मानना था कुछ भाई, डिमांड थी इनकी भी, जैसे साउथ में इन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था, नॉर्थ में भी प्रोटेस्ट होने लगे, मतलब स्पेशली 90 के बाद तो ज्यादातर ये मुद्दे उछाले जाने लगे भाई। कई ग्रुप्स ने, जैसे मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी इनके फेवर में। 1977 में जब जनता पार्टी आई थी तो उन्होंने भी इनके फेवर में काफी ज्यादा मतलब एजेंडा उछाले थे, ये सारी चीजें। राइट, फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एट द नेशनल लेवल इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी इन 1977। आप देख सकते हो कि पहले, सबसे पहले जनता पार्टी गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन रखा। राइट, फर्स्ट फाउंड जनता पार्टी ने 77 के अंदर। मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जनता पार्टी
like the Bharatiya Kranti Dal, Samyukt Socialist Party had a powerful ruler base among some section of the OBC, right? जब जनता पार्टी 1977 में सरकार बनाती है, राइट, तो कई सारी रीजनल लेवल्स की पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है इनकी डिमांड को लेके, मतलब इनका फेवर करती है, एक पावरफुल रूलर बेस तैयार करने का काम करती है, राइट। फिर उसके बाद मंडल कमीशन ने इंप्लीमेंट किया, जिसे मंडल इंप्लीमेंटेड कहते हैं। क्या था ये, ध्यान दीजिएगा सभी। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का डिसीजन था टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, की मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, जो कि फर्दर हेल्प इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी, जो कि ओबीसी कम्युनिटी को एक फर्दर एडिशनली हेल्प देने का काम करेगा, राइट, मतलब पूरी मदद मिलेगी ओबीसी क्लासेस को अगर मंडल कमीशन ने इम्प्लीमेंट कर दिए इनकी पॉलिसीज को, इनकी डिमांड को, राइट, इनके फेवर में ओबीसी के, राइट। ऐसा मतलब डिसीजन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने फिर से 1989 में जब कोलिजन फॉर्म हुआ था तब कुछ मतलब तब देना स्टार्ट करा, जैसे जनता पार्टी ने स्टार्टिंग में किया था ना, उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने फिर स्टार्ट करा। द इंटेंस नेशनल डिबेट for and against reservation in job made people from the OBC communities more aware of this identity. इंटेंस यही था कि इनकी रिजर्वेशन करना, इनकी सीट को रिजर्व करना एजुकेशनल डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट्स, मतलब आरक्षण देना। अब देखो जनता पार्टी ने सबसे पहले इनिशिएटिव, सबसे पहले पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दिया, उसके बाद नेशनल फ्रंट ने दिया, क्योंकि दोबारा तो बीजेपी तभी आई थी, मतलब बीजेपी तो खैर नेशनल फ्रंट की नहीं थी लेकिन कांग्रेस नहीं थी भाई, बस ये आप सबको समझना है। बीजेपी निकल गया मेरे मुंह से लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी बीजेपी सपोर्ट करती थी कांग्रेस को पावर से आउट रखने के लिए। ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी का, राइट। अब देखो दिस पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ मेनी पार्टीज, इस पीरियड में कई सारी पार्टीज भी इमर्ज हुई थी दैट सॉट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ओबीसी, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करती थी ओबीसी कैटेगरी के लिए इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ द शेयर ऑफ पावर इंजॉयड द ओबीसी। ये भी क्वेश्चन रेज कराती थी अदर पॉलिटिकल पार्टी जो इस टाइम पे एज अ न्यूली इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी, वो भी क्वेश्चन काफी रेज करती थी कि भाई इन कम्युनिटीज को भी पावर शेयर करनी चाहिए ताकि ये कम्युनिटी भी अपने पावर को एंजॉय कर सके, इनको भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इनकी भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, कुल मिला के एजुकेशनली एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, ये सारी चीजें, राइट। दीज पार्टीज क्लेम्ड दैट, ये सारी पार्टीज क्लेम करती है सिंस ओबीसी कॉन्स्टिट्यूटेड अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में ओबीसी भी एक लार्ज सेगमेंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक भारी मात्रा में है, राइट। इट वाज ओनली डेमोक्रेटिक दैट द ओबीसी शुड गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैव देयर ड्यू शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर, राइट। कई पार्टीज का, कई लोगों का ये कहना है कि इंडियन सोसाइटी में भी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लार्ज सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब भारी मात्रा में ये लोग भी रहते हैं, तो इनको भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देनी चाहिए, इनके बीच भी पावर शेयर होनी चाहिए, इनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, राइट। कई पार्टीज का ऐसा कहना था, यही था मंडल इंप्लीमेंटेड, जिस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन, गाइस याद रख लेना ये पॉइंट वाइज, राइट, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे चलते हैं, पॉलिटिकल फेलआउट्स को समझेंगे अब हम, राइट। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी को कैटेगराइज रिजर्व करने की बात खाली, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये भी एक वोट बैंकिंग ही है एक तरह का, राइट। बट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर तो देखो बहुत सारे लोग हैं, सबका फेवर रखना पड़ेगा, सेकुलर कंट्री है, राइट। द 1980s also saw the rise of political organization of the दलित, 1980s में मतलब कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दलित के ऑल्सो राइज होने स्टार्ट हुए थे, जैसे 1978 के अंदर बैमसेफ, शॉर्ट में बोले तो याद रख लेना बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये फॉर्म हुआ था, राइट। कब हुआ था ये फॉर्म, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लीजिएगा। इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू दी बहुजन, स्ट्रॉन्ग इसकी पोजीशन मानी जा रही थी पॉलिटिकल पावर की फॉर्म में, जो कि फेवर करते थे बहुजन को। अब बहुजन में आप देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सारी कम्युनिटी आती है,
मतलब कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती थी इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर के फेवर में टू दी बहुजन, जिसमें ये कम्युनिटीज आती है गाइस, अलग अलग से आपने अंडरलाइन करना है। इट वाज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सिक्वेंट दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, पहले ये वाली पॉलिटिकल पार्टी थी इनकी, बाद में यही बहुजन समाज पार्टी बन जाती है, इमर्ज हो जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। एक नंबर में भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आ पा रहा हो भाई ये सारी चीजें, राइट। अब देखो द बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बिगेन एज ए स्मॉल पार्टी, की स्मॉल पार्टी की तरह स्टार्टिंग हो गई थी इसकी, जिसको सपोर्ट लार्जली बड़े लेवल पे दलित वोटर से मिल रहा था पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन 89 के इलेक्शन में और 91 के इलेक्शन में ब्रेक थ्रू हो गया था, मतलब दरार पड़नी स्टार्ट हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर से। इट अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन उत्तर प्रदेश। एक ये ईयर आपने याद रखना पड़ेगा, इन इलेक्शन में स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर से दरार पड़नी स्टार्ट हो गई। बट ठीक है, लेकिन बीएसपी को सपोर्ट आगे बहुत मतलब मिलता है, दलित वोटर्स तो ऑब्वियसली फिक्स रहता है, ये आप सबको ऑलरेडी आई होप पता ही हो, राइट। बट नहीं पता तो आपने याद रख लेना है। अब देखो था बीएसपी अंडर कांशीराम, ये जो बीएसपी थी ना कांशीराम के अंडर, इनके लीडरशिप के अंडर वाज एनवीसीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, इन्हीं के अंडर में मतलब पहचानी जाने लगी थी, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, राइट। इट डिराइव्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट द बहुजन, भरोसा भी मतलब लोगों को मिलने लगा इनकी कम्युनिटीज से जुड़े हुए जो भी थे, एससी एसटी ओबीसी रिलीजियस माइनॉरिटीज constituted the majority of the population and were a formidable political force on the strength of their numbers। क्या है कि कांशीराम के लीडरशिप के अंडर ना इन पॉलिटिकल पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला और लोगों को भी बहुत ज्यादा इन पे भरोसा हुआ और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, राइट। ये सारी कम्युनिटी इन्हीं का ही सपोर्ट आज भी करती है गाइस, ध्यान रखना, वोट कटा नहीं है इनका। मेजोरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन मतलब आप देख सकते हो बीएसपी जैसे एससी एसटी मतलब ये सारी कम्युनिटीज माइनॉरिटी इन्हीं के ही फेवर में ज्यादातर रहती है। बहुत कम परसेंटेज होगा जिनका वोट चेंज हुआ, अदरवाइज इनके वोटर्स तो फिक्स रहते हैं, राइट। इट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट स्टिल कम्स फ्रॉम दलित वोटर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट तो दलित वोटर से मिलता ही है इन्हें, बट इट हैज एक्सपेंडेड इट सपोर्ट नाउ टू वेरियस अदर सोशल ग्रुप। लेकिन आज के टाइम पर अदर सोशल ग्रुप से भी सपोर्ट मिलने लगा है, लेकिन स्ट्रांगली आप ध्यान रखना दलित वोटर से रहता है, राइट। इन मैनी पार्टीज ऑफ इंडिया, इंडिया में जितनी भी पार्टीज हैं, दलित पॉलिटिक्स ओबीसी पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कंप्लीट इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कंपटीशन विद ईच अदर। और आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब ओबीसी पॉलिटिक्स या फिर दलित पॉलिटिक्स, इनके बीच में ना कंपटीशन और डेवलपमेंट भी होती चली जा रही है, कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है, तरक्की भी करते जा रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है खाली सिर्फ दलित वोटर से ही है, और अदर सोशल ग्रुप से भी काफी सपोर्ट इनको मिलने लगा है, राइट। तो आई होप आपको पॉलिटिकल फैलआउट समझ आ गया हो, पूरा ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया हो, पॉलिटिकल राइज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, राइट। अब हम आगे चलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। क्या है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, क्या है भाई ये, ध्यान देना। कम्युनलिज्म का मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स, राइट, जिसका मतलब क्या है, द अदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड was the visible rise of political based on religious identity leading to a debate about secularism and democracy, right। देखो कम्युनलिज्म का मतलब क्या है, जब भी रिलीजियन बेसिस पे राजनीति की जाए तो उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। क्योंकि अगर रिलीजियन बेसिस पर राजनीति की जाएगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन उठेंगे अबाउट सेक्युलरिज्म, अबाउट डेमोक्रेसी। ये तो सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है, राजनीति से धर्म को जोड़ा जा रहा है, राइट। लेकिन हम इसी को ही कहते हैं कम्युनलिज्म, राइट। अब आप सबको ध्यान से सुनना है। आफ्टर भारतीय जनसंघ हैड इमर्ज, जब भारतीय जनसंघ इमर्ज हुआ था विद द जनता पार्टी, तो आफ्टर द वॉल ऑफ
राइट आफ्टर भारतीय जनसंघ हैड इमर्ज विद द जनता पार्टी। आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनसंघ बाद में इमर्ज हो गया था जनता पार्टी के साथ 1977 में। पहले ये सिंगल था, राइट, अब बाद में जनता पार्टी के साथ आ गया। लेकिन जब जनता पार्टी का फॉल होता है एंड इट्स ब्रेकअप, द सपोर्टर्स ऑफ एर्स्टवाइल जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी इन 1980। जैसे ही जनता पार्टी का फॉल होता है, राइट, जनता पार्टी का फॉल जैसे ही होता है, फिर वापस से भारतीय जनसंघ के सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी फॉर्म कर देते हैं 1980 में, राइट। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले भारतीय जनसंघ, राइट, फिर भारतीय जनसंघ के सपोर्टर जनता पार्टी में आते हैं, फिर जनता पार्टी के फॉल हो जाने के बाद भारतीय जनसंघ के सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म कर देते हैं। बीजेपी एम्बैरेस गांधीयन सोशलिज्म अलॉन्ग विद द कल्चरल नेशनलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी, राइट। देखो जब बीजेपी फॉर्म हुई थी तो उस टाइम पर सोशलिज्म आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी से काफी एम्बैरेस थी, काफी मतलब इनकी विचारधारा को अपनाया था स्टार्टिंग में, गांधीयन सोशलिज्म की रूरल सोसाइटी पर वर्क करेंगे, छोटे लेवल से उठेंगे, सोशलिज्म का आइडिया होना चाहिए, ये सारी चीजें, समाजवाद, सभी के बीच इक्वालिटी टाइप, राइट। स्टार्टिंग में तो बीजेपी इसी आइडियोलॉजी से एम्बैरेस थी, राइट। आफ्टर 1986 के बाद द पार्टी बिगेन टू एम्फसाइज नेशनलिज्म एज द कोर ऑफ इट्स आइडियोलॉजी, राइट। 86 के बाद पार्टी की एक विचारधारा और आने लगी और बीजेपी ऑल्सो परसुएट द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राइट। 86 के बाद बीजेपी ने अपनी विचारधारा को थोड़ा सा और बदला, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, हिंदुत्व, राइट। तो आपने ये ध्यान रखनी है, बीजेपी स्टार्टिंग से ही मतलब कि जब से फॉर्म हुई है उसके कुछ ही ईयर्स के बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, विचारधारा बीजेपी की हिंदुत्व, राइट, ये आपने ध्यान रखना है, हिंदुत्व की विचारधारा, सिंपल। हिंदुत्व वाज पॉपुलराइज्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर, किसके थ्रू पॉपुलराइज किया गया था, विनायक दामोदर सावरकर, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड, राइट। भारत में रहने वाले ये मतलब नागरिक हैं। इट बेसिकली मेंट दैट टू बी एन इंडियन it basically meant that to be an Indian one must accept India as their fatherland as well as their holy land। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भारत फादरलैंड भी है, हॉली लैंड भी है, पितृभूमि भी है और पुण्य भूमि भी है, राइट। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशनल कल्चर। जितने भी हिंदुत्व के बिलीवर थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और ये एक यूनाइटेड नेशन कल्चर, सारे कल्चर से मिला हुआ एक राष्ट्र है, राइट। दे ऑल्सो बिलीव दैट इन द केस ऑफ इंडिया हिंदुत्व कैन प्रोवाइड दिस बेस, और हिंदुत्व ने, बीजेपी की इस आइडियोलॉजी ने प्रोवाइड करा पॉलिटिकल बेस बनाने का 1986 के बाद। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से ही, देखिए जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले गांधीयन सोशलिज्म से एम्बैरेस थी, उनकी विचारधारा को अपनाया, उसके बाद हिंदुत्व की मतलब विचारधारा को अपनाया ताकि हिंदुत्व को प्रमोट कर सके, आगे बढ़ा सके धीरे धीरे, राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चन उठे थे सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी के बारे में, बट कोई बात नहीं, राइट। आपने बहुत अच्छे से समझना है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी, राइट। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझना है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। विनायक दामोदर सावरकर जी का कहना है कि देखो इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कि एक पितृभूमि भी है, दैट इज फादरलैंड, और पुण्य भूमि भी है, जैसे दैट इज हॉली लैंड, राइट। तो अब हम अयोध्या डिस्प्यूट समझेंगे, दैट इज ऑल्सो अ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नाउ the Ayodhya issue as a second significant development, जिसको हम second significant development भी कहते हैं, and was deeply rooted in social, cultural, political history of the country, pertaining to different perspectives from various stakeholders, right। देखो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे, राइट। अयोध्या इश्यूज को लेके, बेसिकली अयोध्या टेम्पल को लेके, अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि के टेम्पल को लेके, राइट।
अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मतलब पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट सेक्शन से, एंड इट इन्वॉल्व contentions regarding the birthplace of Sri Ram, one of the most holy religious sites and its legal ownership, right? मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉली रिलीजियस साइट्स मानी जाती है, राइट? ही नहीं है भी ऑल्सो। अब ये इशू नहीं है, इस पर हम ज्यादा डिस्कस खैर नहीं करेंगे, लेकिन भाई आप सब ऑल्सो पहले से ही जानते हो कि अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि, राइट, राम जी की जन्मभूमि को लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स पहले रहे थे, बट इसको एक लीगल ऑनरशिप के नाम से भी पहले जाना जाता था जब तक ये डिस्प्यूट था, लेकिन अब नहीं है, राइट? इस पर हम ज्यादा डिस्कस तो खैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट हॉली रिलीजियस साइट्स के नाम से भी इसे जाना जाता था, और है भी भाई, था क्या, है भी, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया हो कि दिस इज दी second significant development was deeply rooted in social, cultural, political history of the country। मतलब कि देश के इतिहास में मतलब हम सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, राइट, तीनों एस्पेक्ट में मतलब हम देख सकते हैं कि बहुत डीपली रूटेड काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखे गए अयोध्या इशू को लेके, राइट? द सिग्निफिकेंस ऑफ द अयोध्या राम जन्मभूमि साइट कैन बी जज बाय द फैक्ट दैट द 500 year long history starting from 1528। कई बार ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिकली ये जो फैक्ट था ना, ये पिछले 500 सालों पुराना मतलब एक फैक्ट देखा जाता था, जो कि अब नहीं है, राइट? तभी तो देखो, आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर 22 2024 में ओपनिंग हो गई अयोध्या में राम जन्मभूमि, राम टेम्पल, मतलब राम जी के भव्य मतलब टेम्पल को लेके आप देख सकते हो कि 1528 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मतलब वो 500 सालों वाला जो सपना था ना, 500 मतलब ईयर्स वाला, वो पूरा हो गया। ऑब्वियसली 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी कि अब तो यहाँ पर राम जी का ही टेम्पल बनेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी जो जगह है राम जी की जन्मभूमि, राइट? So basically from 1528 is marked by numerous conflicts which are also documented in Lucknow, बाराबंकी, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स, राइट? मतलब कि इन प्लेसेस पर आप देख सकते हो, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, राइट? बाराबंकी भी लखनऊ से थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही है, फैजाबाद वही अयोध्या के पास ही पड़ता है। बेसिकली ये एक ऐसे मतलब प्लेसेस थे जहां पर कन्फ्लिक्ट्स मतलब देखने को मिले थे रिगार्डिंग अयोध्या इश्यूज, राइट? ऑब्वियसली हमारा टॉपिक अयोध्या डिस्प्यूट है, तो ये ऐसे प्लेसेस थे जहां पर मतलब काफी डिस्प्यूट्स भी देखा गया था उस टाइम पर, विच आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स, राइट? कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बाकी आप सब ध्यान से इस चीज को सुनिए और मार्क करते चलिए, राइट? A three-dome structure was built at the site of Sri Ram birthplace in 1528, but the structure had visible display Hindu symbols and relics in its interior as well as its exterior portions, right? मतलब कि 1528 से ही काफी चीजें वहां पे मतलब देखने को मिलती हैं, जैसे कि माने हम हिंदू सिंबल्स, राइट? ये एक की टर्म है, राइट? हिंदू सिंबल्स आप देख सकते हो कि जैसे मेडिवल हिस्ट्री में एक चीज हमने देखी है कि जो बाबर के टाइम पर वहां पर बाबरी मस्जिद की स्थापना हुई थी, तो कई मुस्लिम्स क्लेम करते हैं कि नहीं जी यहाँ पर मस्जिद बनेगा, लेकिन हिंदू का एक मतलब कह सकते हैं, देखो हिंदू क्यों यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि श्री राम जी की जन्मभूमि थी, राइट? तो डिस्प्यूट्स होना निश्चित था। अब मुस्लिम क्लेम करते हैं कि यहाँ पर मस्जिद वगैरह बनाई जाएगी, ये सब मीर बाकी करके मतलब राजा थे, बट स्टिल आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर था ना, बट द स्ट्रक्चर हैड विजिबल डिस्प्ले ऑफ हिंदू सिंबल, राइट? हिंदू सिंबल्स, जितने भी हिंदू सिंबल्स थे वो डिस्प्ले मतलब होते दिखाई दे रहे थे, लोगों को देखने को मिल रहे थे कि बिल्कुल यहाँ पर जितना भी इंटीरियर पार्ट है एज वेल एज एक्सटीरियर पार्ट, वो सारा कुछ मतलब वही सब तो पहले से था, जो आज उसको नई तरीके से डिजाइन करके स्टेब्लिश कर दिया गया, राइट? हाँ, कुछ चीजें नई भी लगी हैं, लेकिन बहुत सालों पुरानी भी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, बट स्टिल ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब ये डिस्प्यूट नहीं है, राइट? बट द पॉइंट इज, एज यू ऑल नो ऑल्सो, सबको पता है कि अयोध्या
डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट था जो कि अब नहीं है, राइट। पहले से मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वहां पर स्टार्टिंग में जजमेंट आ गई थी इसी के टाइम पर। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो बाबरी मस्जिद की ओपनिंग को लेके बोल दिया था, तो हिंदू मतलब हिंदू ऑब्वियसली हिंदू लोग भड़क उठे थे, राइट। बट बोला ये गया कि अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब भी आएगी देखा जाएगा जो भी है। तो उसी टाइम की बात है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक जजमेंट आई कि ना तो मतलब मस्जिद की ओपनिंग होगी ना ही मंदिर की ओपनिंग होगी। उसके बाद 90s के टाइम पर एरा ऑफ कोलिजन स्टार्ट होता है, फिर से पॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है, राइट। 91 से ही ऑब्वियसली 91 से एरा ऑफ कोलिजन 89 से स्टार्ट हो गया था। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, लाइक कोलिजन फॉर्म्ड गवर्नमेंट। उसके बाद एक जजमेंट और आती है फैजाबाद कोर्ट से ही, यहीं से ही कोर्ट से ही जजमेंट और आती है कि मस्जिद की ओपनिंग होगी। अब यहाँ पर मस्जिद ओपन किया जाएगा, फिर हिंदू लोग भड़क उठे थे, राइट। फिर हिंदू लोगों ने काफी ज्यादा मतलब डिस्प्यूट्स क्रिएट करे, ये सारी चीजें वहां पे काफी कंफ्लिक्ट्स भी देखे गए, राइट। कार सेवक्स भी गुजरात से एक ट्रेन की मतलब बोगी में कोच में गुजरात से आ रहे थे, तो उसमें मुस्लिम्स ने कहीं ज्यादा मतलब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिमोलिशंस बाबरी मस्जिद, राइट। जो बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी सभी हिंदू ने मिलकर गिरा दी थी। तो कार सेवक्स जो गुजरात से ट्रेन के एक कोच में आ रहे थे, तो उसमें कुछ मुस्लिम्स ने मतलब बॉम्बिंग वगैरह प्लांट कर दिए थे। खैर अभी हम वो समझेंगे, बट द पॉइंट इज अयोध्या डिस्प्यूट्स अच्छे से आपको पता होना चाहिए, राइट। However, although शिलान्यास फॉर द टेम्पल was done, अब इस चीज को पढ़ने से पहले जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि ये अब डिस्प्यूट्स नहीं है। फर्दर कंस्ट्रक्शन रिमेन्ड प्रोहिबिटेड। द हिंदू कम्युनिटी फेल्ट दैट देयर कंसर्न रिलेटेड टू द birthplace of Shri Ram were overlooked, while the Muslims community sought assurance of their possessions over the structure, right। अब यहाँ पर लड़ाई इस चीज की नहीं थी कि हिंदू ये चाह रहे थे कि उनका मंदिर ओपन हो, मंदिर की बात नहीं थी। बात ये थी कि भाई श्री राम जी की जन्मभूमि है। अब श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहां पर मुस्लिम्स के लिए भाई कहे मस्जिद स्टैब्लिश कर देंगे तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट तो तय ही था, बिल्कुल, राइट। इसीलिए यहाँ पर मतलब अयोध्या में ये कन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखे गए, क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स काफी लोगों का ये कहना, मुस्लिम्स यही चाहेंगे कि मस्जिद बने, आज भी यही चाहते हैं। चाहे बेशक वो अंदर ऊपर से बोले कि नहीं कोई बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जजमेंट दी है उसका भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा है, लेकिन नहीं, ये कन्फ्लिक्ट्स अभी भी कहीं ना कहीं है। हालांकि उनके फेवर में भी कोई ना कोई जजमेंट आएगी, मस्जिद भी बनाया जाएगा, चाहे उसके थोड़ा आस पास में बनाया जाए, लेकिन स्टिल फिलहाल ये जो राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के अंदर जो मतलब बहुत सालों पुराना एक इशू चलता आया था, वो 2019 में ही पूरा कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो अयोध्या डिस्प्यूट्स अच्छे से। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये याद होना चाहिए कि अयोध्या इशू एज द सेकंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, राइट, was deeply rooted in social, cultural and political history of the country, right। तो हर एस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि ये जो डिस्प्यूट था ना, ये खाली मंदिर की स्थापना हो जाए इस चीज को लेके नहीं था, श्री राम जी की जन्मभूमि, वैसे सब अंग्रेज है भाई, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस कहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आप इसको नोट कर लेना, रिगार्डिंग द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम जी, one of the most holy religious sites and its legal ownership, is that clear? राइट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे डिमोलिशन एंड आफ्टर। अब देखेंगे इस टॉपिक को भी सभी सुनेंगे ध्यान से। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? डिमोलिश हो जाना, मतलब भंग कर देना, खत्म कर देना, राइट। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखे गए थे, राइट। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे थ्रू अ नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड लीगल प्रोसीडर्स, जितने भी प्रोसेस देखे जा रहे थे लीगल तौर पे या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसीडर, लीगल प्रोसीडर, including court hearings, this is point to be noted, including mediations attempts, this is point to be noted, including popular movement, and finally with 5-0 verdict of a constitutional bench of the Supreme Court on November 9, 2019, right। नाउ अयोध्या डिस्प्यूट्स बहुत सालों पुराना एक डिस्प्यूट था, राइट। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक
एंड लीगल प्रोसीडर्स स्टार्टिंग से ही चलते आ रहे थे, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट भाई 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर्स में इतनी जल्दी तो जजमेंट देती नहीं, राइट। बट द पॉइंट इज फाइनली सारी चीजें इसमें मतलब सारा लीगल प्रोसीडर्स, डेमोक्रेटिक प्रोसीडर्स, मेडिएशंस अटेम्प्ट्स, पॉपुलर मूवमेंट, हर चीज इसमें इंक्लूडिंग देखी गई। देन फाइनली विद 5-0 verdict of a constitutional bench of the Supreme Court on November 9, 2019। बहुत बड़ा दिन, बहुत अच्छा दिन, जय श्री राम भी बोलो भाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 1 नंबर पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, राइट। कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कब आई थी अयोध्या के अंदर श्री राम जी के टेम्पल को लेके, राइट। So finally 9th of November 2019 the Ayodhya issue was resolved। फाइनली वो घड़ी 19 में आई गई थी, राइट। तो ये आपने नोट कर लेना है। बाकी दिस verdict sought to reconcile the conflicting interest of the various stakeholders involved in the disputes। भाई अलग अलग देखो स्टेक होल्डर्स यानी कि अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं से मतलब काफी चीजें इन डिस्प्यूट्स के अंदर इंक्लूडिंग थी, राइट। अलग अलग लोग थे, मतलब सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी थे, राइट। अब कन्फ्लिक्ट में तो ऑब्वियसली अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग इंटरेस्ट था सबका, राइट। द वर्डिक्ट अलॉटेड द डिस्प्यूटेड साइट टू दी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, राम टेम्पल मतलब कौन से ट्रस्ट के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अलग से ही इसको सर्कल कर लो, अलग से ही लिख लो, राइट। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एंड डायरेक्टेड द कंसर्न्ड गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बिना इन्वॉल्वमेंट हुए कैसे ये चीज हो पाएगी, टू अलॉट अप्रोप्रिएट साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क्यू टू द सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, राइट। मतलब ये देखो अभी मैंने एक पॉइंट रिपीट किया था कुछ मतलब अभी कुछ मिनट पहले ही कि देखो मुस्लिम्स के लिए मतलब मस्जिद भी बनाई जाएगी, राइट। तो जो मस्जिद का मतलब जगह थी वो वहां ना देके थोड़ा आगे पीछे दे दी गई, और वो कौन से मतलब बोर्ड के अंडर, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ये भी आप मतलब नोट कर लें, ये भी आने के चांसेस रहते हैं। बाकी इस पर मतलब है अभी भी हो सकता है कि कुछ और भी इस पर सुनवाई हो, बट द पॉइंट इज श्री राम जी की जो जन्मभूमि अयोध्या के अंदर जो थी वो अभी भी उसी तरीके से जीवित है और आगे भी रहेगी जब तक ये सृष्टि संसार रहेगा, जब तक इनका नाम रहेगा, राइट। बट द पॉइंट इज आई अगेन रिपीटेड, अब इस लाइन को सुनना ध्यान से, हम रिलीजियन को पॉलिटिक्स से नहीं एसोसिएट कर सकते कि इस पे हम राजनीति करें, राइट। बार बार मेरा यही पॉइंट रहता है हर क्लास में, हर टॉपिक में, राइट, कि हम धर्म को राजनीति से एसोसिएट नहीं कर सकते, राइट। बाकी जो कर रहा है उनको करने दो, लेकिन भाई भक्ति एक अपनी शक्ति होती है, एक अपनी दिल से होती है, राइट। दिस इशू वाज रिजॉल्व फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एविडेंसेस सच एज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, काफी ज्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी देखे गए, काफी ज्यादा एविडेंसेस भी मिले, राइट। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो दोबारा से वही लगाई गई उसे रिकंस्ट्रक्ट करके टाइप। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस वाज सेलिब्रेटेड बाय द सोसाइटी एट लार्ज, राइट। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से एक भारी मात्रा में लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट करा, राइट। सो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग ऑन अ सेंसिटिव इशू that show the maturity of democratic ethos which are civilizationally ingrained in India। Obviously बहुत बड़ा दिन था, देखो 9th of November 2019 में जब जजमेंट आई वो बहुत बड़ा दिन था, मतलब उस दिन हम सब के लिए मतलब ऐसा था कि यार अब हमारे मतलब अयोध्या में श्री राम जी की जो जन्मभूमि है वहां पर इनके मतलब दोबारा से वापसी हो रही है। जिस तरीके से रावण का वध करके दोबारा राम जी अयोध्या आए थे, मतलब लगा यही कि उसी दिन की तरह वो मोमेंट उसी दिन की तरह मतलब देखा गया। बाकी लास्ट ईयर 22 जनवरी 2024 में भी मतलब यही फील हुआ कि भाई दिवाली है, बहुत बड़ी बहुत बड़ा मतलब सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया, बढ़ चढ़ कर किया, बट उससे भी बड़ा दिन 9th of November 2019 था, राइट। तो डिमोलिशन एंड आफ्टर, देखो इसमें हमने दोनों बात क्लियर कर ली। डिमोलिशन में आपको रिपीट कर देता हूँ, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, कुछ हिंदुओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था,
क्योंकि 1990 के टाइम पे आई गेस हिंदू लोग इकट्ठा होके मस्जिद गिरा गए थे। डिमोलिशन का मतलब ये है, राइट, बाबरी मस्जिद। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब किस तरीके से बदला लिया, डायरेक्टली नहीं लिया। कार सेवक गुजरात से मतलब अयोध्या आ रहे थे। कार सेवक कौन होते हैं, जो शंकराचार्य होते हैं, जो मतलब मॉन्क टाइप, मतलब साधु महात्मा टाइप। तो वो आ रहे थे अयोध्या की तरफ, तो एक कोच उनका ही था। मुस्लिम्स ने क्या करा, बॉम्बिंग प्लांट कर दिया उनके कोच ने, राइट। इस तरीके से मतलब मुस्लिम्स ने भी बदला लिया। खैर, आप ये सब देख सकते हैं। बाकी उस टाइम पर यूपी में बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, राइट। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसिडेंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्टली बोलती है कि भाई देखो आप कहाँ थे, कैसे थे, राइट। तो काफी पॉलिटिक्स भी देखी गई। खैर, हमें उस पॉइंट पे नहीं जाना है, हमें सिंपली एक चीज समझनी है कि जो अयोध्या डिस्प्यूट था वो था, है नहीं, राइट। कैसे था आप देख सकते हैं कि ये जो 400-500 ईयर्स पुराना हिस्ट्री, मतलब हर एस्पेक्ट में किस चीज को लेके, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। वेरियस स्टेक होल्डर्स के अलग अलग इंटरेस्ट थे, बाकी डिमोलिशन वाला पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अब हम समझेंगे इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, राइट। इस टॉपिक में समझेंगे हम न्यू कंसेंसस का इमर्ज हो जाना, एक तरह से नए नए एरा की शुरुआत हो जाना, जिसमें अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। एग्रीमेंट कह सकते हैं अलग अलग टाइप्स के, राइट। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, फर्स्ट कंसेंसस दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट। While many groups are opposed to the new economic policies, कई ग्रुप्स ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का अपोज किया था, विरोध किया था, राइट। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का सपोर्ट भी किया था, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, राइट। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी पॉलिसीज आती है तो उसके अगेंस्ट में भी लोग होते हैं, उसके फेवर में भी लोग होते हैं, राइट। तो वो पॉइंट तो होता ही है। लेकिन एक पहला जो कंसेंसस था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड था, राइट। तो मोस्ट पार्टीज बिलीव दैट दीज पॉलिसीज, मोस्टली पार्टीज का मतलब बिलीव था कि मतलब इन पॉलिसीज से वुड लीड द कंट्री टू प्रोस्पारिटी, कंट्री लीड करने लगेगी प्रोस्पारिटी एंड अ स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में एज अ इकोनॉमिक पावर लीड करने लगेगी इन पॉलिसीज की हेल्प से, मतलब इन्हीं पॉलिसीज से। मोस्टली पार्टीज का तो ये कहना था, सिंपल। फर्स्ट कंसेंसस दैट इज एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, सेकंड कंसेंसस बैकवर्ड कास्ट के जितने भी क्लेम थे रिजर्वेशन को लेके, जो भी डिमांड थी सोशली पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर ली गई थी, मतलब सेकंड कंसेंसस इन्हीं से रिलेटेड था बेसिकली। So political parties have recognized that the social political claim of the backward castes need to be accepted, right। पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि भाई इन्होंने वैसे तो सोशली पॉलिटिकली जो भी बैकवर्ड कास्ट का क्लेम था ये एक्सेप्ट तो कर लिया था, और ये भी बोल दिया था कि इनका मतलब जो भी इनकी नीड है, इनकी जो भी रिजर्वेशन की डिमांड है, इसे एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है, राइट। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये आया कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सारी पॉलिटिकल पार्टी अब सपोर्ट करने लगी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस की सीट्स की रिजर्वेशन को लेके, एजुकेशनली भी, एम्प्लॉयमेंट भी, राइट। दोनों बेसिस पे, दोनों परस्पेक्टिव से, राइट। आज भी इनकी सीट्स मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में या फिर इलेक्शन, मतलब हर चीज में रिजर्व्ड है। सिंपल, इनकी डिमांड रिजर्वेशन को लेके ही थी, सिंपल। सेकेंड कंसेंसस ये था। थर्ड कंसेंसस एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, राइट। कंट्री में जो भी स्टेट लेवल की पार्टीज का रोल था ना, तो थर्ड कंसेंसस उनकी मतलब डिमांड को लेके, उनके रोल को लेके भी एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। कि मतलब जो भी इनके बीच का डिस्टिंक्शन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल नेशनल लेवल, दोनों की पार्टीज के बीच का जो डिस्टिंक्शन है इज फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, तेजी से मतलब इनकी इंपॉर्टेंट कम होती जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन की, राइट। एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, स्टेट लेवल पार्टीज, हमने ये चीज देखी है, state level parties are sharing power at this national level and have played a central role in the country's politics of last 20 years or so। ऑलरेडी अभी हमने पहले के टॉपिक्स में, इसी चैप्टर के टॉपिक्स में ये पढ़ा कि नेशनल लेवल की पार्टीज का जो रोल है कितना इंपॉर्टेंट है, राइट।
पहले से ही कितना इंपॉर्टेंट चलता रहा था लास्ट 20 ईयर से। देखो बात इंपॉर्टेंट की नहीं है, बात ये है कि देखो स्टेट लेवल्स की पार्टीज, नेशनल लेवल की पार्टीज दोनों बराबर लेवल्स पे, मतलब पावर शेयरिंग पे नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज दी हुई है कि नेशनल लेवल सेंट्रल लेवल को ज्यादा पावर दी जाएगी और सेंट्रल लेवल ही एलोकेट करेगी सबकी पावर शेयरिंग, राइट। बट द पॉइंट इज, यहाँ पर ये लिखा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट बिकमिंग लेस इम्पॉर्टेंट, राइट। तेजी से मतलब कम इंपॉर्टेंट इनकी बनती जा रही है, सिंपल। ये आपको याद करना है, ये आपको अंडरलाइन करना है। थर्ड कंसेंसस ये था। लास्ट कंसेंसस, फोर्थ एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन, मतलब कि प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन को एम्फेसाइज करना रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। आइडियोलॉजिकल पोजीशन का ही देखना ये चीज जरूरी नहीं है, या फिर पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। लास्ट कंसेंसस ये था। बस इन शॉर्ट यही कि भाई देखो आइडियोलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए खाली, और पॉइंट भी आने चाहिए, राइट। कोलिजन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिजन पॉलिटिक्स शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई, फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। सारी कोलिजन पॉलिटिक्स शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई इससे इसमें, राइट। दस मोस्ट पार्टीज ऑफ द एनडीए, मतलब कि एनडीए की भी मोस्ट पार्टीज डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं थी एनडीए अलायंस के अंदर, राइट। कई पार्टीज इसी टाइम पे, मतलब ये फोर्थ जो कंसेंसस था वो इस चीज को लेके भी था। मतलब ये टर्म आपने याद ही करनी है भाई, ये टर्म को तो याद ही रखना है आपने। फोर्थ एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन, राइट। सो yet they came together to form a government and remained in power for a full term। अगर आपको अपनी पावर को, अपने मतलब लेवल को, अपनी गवर्नमेंट को फुल टर्म, पूरा पूरा टर्म करना है बेसिकली अच्छे से, तो बिल्कुल आपने आइडियोलॉजिकल ही बात नहीं करनी है खाली, राइट। आपने प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस भी मतलब एम्फेसिस करना है, मतलब खाली विचारधारा को लेके चलोगे, हिंदुत्व विचारधारा या कोई कम्युनिटी, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। एक ही टर्म याद रखो, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। सेकुलर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सबके फेवर में पॉलिसीज होनी चाहिए, मतलब राजनीति सही डायरेक्शन पे चलनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन पे चल रही है, रिलीजियन बेसिस पे चल रही है, राइट। तो फोर्थ कंसेंसस बेसिकली ये था। आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज लोकसभा इलेक्शन 2004। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस वाज defeated and a new coalition government led by the Congress known as the United Progressive Alliances came to power। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए गवर्नमेंट हार गई थी, यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो गई थी, यानी यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस की थी। 2004 के इलेक्शन में दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। इस गवर्नमेंट को सपोर्ट रिसीव हुआ था लेफ्ट फ्रंट पार्टीज के थ्रू, मतलब इन्हीं से, राइट। द इलेक्शंस ऑफ 2004 आल्सो विटनेस द पार्शियल रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और जो 2004 का इलेक्शन था ना, वो कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल को भी दर्शाता है, बेशक एज अ अलायंस पॉलिटिक्स, एज अ कोलिजन पॉलिटिक्स, बट दर्शाता है कि भाई अब जो है कांग्रेस की वापसी हो गई है, मतलब उनकी रिवाइवल बाउंस बैक कर गई है, राइट। बेशक मतलब आज भी एनडीए की गवर्नमेंट है, बट बोला बीजेपी की ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, राइट। द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट कंप्लीटेड इट्स टर्म डिस्पाइट लेफ्ट पार्टीज। और पूरा टर्म मतलब कांग्रेस ने पूरा किया बिना इसके, मतलब लेफ्ट पार्टीज के अलावा भी, विड्रॉइंग दी सपोर्ट जुलाई 2008 ऑन द इशू ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। ये भी एक इशू चल रहा था, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी एक इशू चल रहा था। बट द पॉइंट इज कि 9 के इलेक्शन में, इलेक्शन फॉर 15th लोकसभा वर हेल्ड इन 2009। 2009 के इलेक्शन में जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट विटनेस अ राइज इन द नंबर ऑफ सीट्स, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको कोई फ्रंट सपोर्ट कर रहा हो तो ही आपकी सरकार बनी हो सकता है आपका, आपके टर्म में आपने कोई ऐसे अच्छे काम कर दिए हो जिससे जनता प्रभावित हो गई हो, नेक्स्ट इलेक्शन में आपको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगी। यही यहाँ पर होता है। 2004 के इलेक्शन पे कांग्रेस ने 145 सीट सिक्योर की थी, बाकी अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। वही कांग्रेस ने 206 सीट सिक्योर कर ली 9 के इलेक्शन में। अच्छे काम करे तो कर ली,
राइट। तो आप इस बीच का डिफरेंस ध्यान रखें, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी was sworn as prime minister for the second term heading the coalition government of UPA again। तो जो यूपीए कोलिजन मतलब 4 के इलेक्शन में बना था वही 9 के इलेक्शन में बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे नेता थे, हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, राइट। बहुत अच्छे मतलब लीडर्स माने जाते थे। सिंपल 4 के इलेक्शन में मतलब इनकी जीत होती है एंड 9 के इलेक्शन में भी अच्छी खासी जीत होती है। फिर इसके बाद भाई भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर्ड नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मतलब ये गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर पहले से ही थे, बाद में एज इट्स प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन सितंबर 2013 बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द 16th लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2014। 9 के बाद 14 में वही विचारधारा इमर्ज होने लगी, 14 में भाई स्प्रेड होने लगी वही आइडियोलॉजी बीजेपी की, राइट। फिर भाई मतलब सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी, जिसने अपने दम पर मेजॉरिटी सिक्योर करी थी, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। 282 सीट्स बीजेपी ने अपने दम पर सिक्योर करी, 282 सीट्स ऑन इट्स ओन, बिकमिंग द फर्स्ट पार्टी टू गेन सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आफ्टर 30 इयर्स। बीजेपी पहली पार्टी थी 30 सालों के बाद सिंगल मतलब नेशनल लेवल की मेजॉरिटी सिक्योर कर पाती है 30 इयर्स के बाद। मतलब 14 से 30 ईयर पहले कांग्रेस जीतती थी, बीच में एरा ऑफ कोलिजन स्टार्ट हो गया था, राइट। लेकिन सिंगल 2014 के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने दम पर मेजॉरिटी सिक्योर कर ली, राइट। डिस्पाइट सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन, बीजेपी डिड चूज टू फॉर्म एनडीए गवर्नमेंट विद इट्स कोलिजन पार्टनर। जो भी इनके एनडीए के पार्टनर्स थे सबका मिला के मतलब 300 क्रॉस इनकी सीट्स हो ही गई थी, राइट। और बहुत बढ़िया ये एरा रहा था इनका, एरा ऑफ फर्स्ट टर्म, उसके बाद एरा ऑफ सेकंड टर्म भी रहा था, अब थर्ड टर्म भी चल रहा है, राइट। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी वाला नहीं है, वो वाली मेजोरिटी नहीं है इस टाइम पर, राइट। ये आप सब ध्यान से समझो, बाकी ये पॉलिटिक्स आपको पता होनी चाहिए कि 14 के इलेक्शन में बीजेपी गॉट क्लियर मेजोरिटी, राइट। 19 में भी गॉट क्लियर मेजोरिटी, 24 में भी हाल ही में आप सब जानते ही हैं 240 सीट्स ही ओनली बीजेपी के पास आई थी अपने दम पर, जो कि अपने आप में मेजोरिटी नहीं है, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में हमने रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स का ये लास्ट चैप्टर हमने अच्छे से क्लियर किया, राइट। बहुत अच्छे से हमने समझा कि पहले तो हमने 5 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अच्छे से क्लियर किया, जिसमें फर्स्ट एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, सेकेंड मंडल इशू, थर्ड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फोर्थ अयोध्या डिस्प्यूट्स, फिफ्थ चेंजेस लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसके बाद हमने एरा ऑफ कोलिजन, अलायंस पॉलिटिक्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस की डिमांड, उसके बाद इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, अयोध्या डिस्प्यूट्स, डिमोलिशंस एंड आफ्टर, लोकसभा इलेक्शन 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 मेंशन नहीं है लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और इसी के साथ हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की बुक आज ओवर हो जाती है। आई नो बहुत टाइम मतलब लग गया इस वीडियो को लाने में, राइट, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट द पॉइंट इज इसी के साथ हमने ये वाली बुक भी खत्म कर दी और इसी के साथ हमने क्लास 12 पॉल साइंस के सारे चैप्टर्स कवर कर दिए, राइट। अगर आपने इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक में पेयर वाइज चैप्टर्स क्लियर नहीं करे तो आज ही हमारे प्लेलिस्ट पर जाओ, पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, राइट, पेयर 4, टोटल 4 पेयर है इस बुक में। फर्स्ट पेयर में 3 चैप्टर्स, सेकेंड पेयर में सिंगल चैप्टर, थर्ड पेयर में 2 चैप्टर एंड द लास्ट एंड फोर्थ पेयर में लास्ट 2 चैप्टर्स, राइट। तो जल्दी से आपने हमारी इस प्लेलिस्ट पे जाना है और सारी वीडियोस 1 शॉट में कवर्ड है, अच्छे से देखनी है, राइट। इंडियन पॉलिटिक्स भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और आज एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है, 17 फेब के बाद हम डेली क्विक रिवीजन लाएंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 15, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स विद एमसीक्यू, और हम लाइव सेशन भी लाएंगे डेली बेसिस पे। और एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा आपके लिए, एंड ऑफ एग्जाम तक 22 मार्च से पहले बहुत कुछ आपको मिलेगा हमारे इसी चैनल पे। दैट इज ऑल फॉर माय साइड, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट।